आज जो चीज हम स्टडी करेंगे वो है आपके पास डैम्प ऑसिलेशंस। तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस ऐसी ऑसिलेशंस होती हैं जिनका एम्पलीट्यूड वक्तन फवक्तन कम होता जाता है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन को फर्दर डिटेल में समझने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम ऑसिलेशंस को डिस्कस कर लें कि ये क्या होती हैं। तो ऑसिलेशन बेसिकली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है एक ऑब्जेक्ट की अबाउट अ पॉइंट। जैसे कि इस सिंपल पेंडुलम में ये एक फिक्स पोर्ट है यानी कि रॉड है, उस रॉड के साथ आपने तार यानी कि कोई रस्सी या स्ट्रिंग बांधी हुई है और आपने उस तार के साथ एक मैश जोड़ा हुआ है। तो शुरू में ये रुका हुआ होगा, फिर आप क्या करते हैं कि इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगा के उसको इस नई पोजीशन पर लेकर जाते हैं और यहाँ से छोड़ देते हैं। जैसे ही आप छोड़ते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये यूं पहले नीचे की तरफ वापस आएगा, फिर नीचे से दोबारा इधर पीछे की तरफ ऊपर जाएगा, फिर वापस यूं आएगा और फिर यूं जाएगा। तो असल में इस पॉइंट के इर्द गिर्द ये अपनी मोशन को बार बार क्या कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा, यानी कि दोहरा रहा होगा। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिंपल पेंडुलम है बेसिकली वो एक ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है। तो बेसिकली फिर डैम्प ऑसिलेशंस अब ऐसी ऑसिलेशंस होंगी जिनका एम्पलीट्यूड वक्त के साथ डिक्रीज हो रहा होगा। तो ऑसिलेशंस हुज एम्पलीट्यूड डाइज आउट विद टाइम आर नोन एज डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो सबसे पहले मैं एम्पलीट्यूड को बता देता हूँ, फिर हम इस चीज को डैम्प ऑसिलेशंस को एक एनिमेशन से समझ लेंगे। तो जब शुरू में आपका मैस इस तार के साथ जुड़ा हुआ था तो ये शुरू में क्या था, रुका हुआ था। तो इसको हम मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। और जिस पॉइंट से आप इस डब्बे को छोड़ रहे हैं वो असल में एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। जैसे कि हमारे सिनेरियो में मैं इस पॉइंट से छोड़ रहा हूं तो ये एक्सट्रीम पोजीशन होगी। तो फिर हम एम्पलीट्यूड को यूं डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। यानी कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जैसे कि यहां पर ये एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं जिसको मैंने लाल तीर से दिखाया हुआ है, ये असल में आपके पास क्या होगा, आपका एम्पलीट्यूड। अब मैंने डैम्प ऑसिलेशंस आपको ऐसी ऑसिलेशन बताई थी जिनका एम्पलीट्यूड वक्त के साथ क्या कर रहा था, डिक्रीज। इस चीज को अब हम एक एनिमेशन से समझते हैं। ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक सिंपल पेंडुलम है जो कि पीछे मैंने आपको तस्वीर में दिखाया था। अब मैं क्या करता हूं कि इसको इसकी मीन पोजीशन से एक नई यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाकर छोड़ता हूं और आप ये देखेंगे कि ये वापस इसी पोजीशन पर दोबारा नहीं आएगा। मैं अपना कर्सर माउस का यहीं पर छोड़ूंगा, जैसे कि मैंने छोड़ दिया। तो अब आप ये देख रहे हैं कि कुछ वक्त के बाद ये उसी पॉइंट पर वापस नहीं आएगा, बल्कि इसका जो एम्पलीट्यूड है यानी कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का तक का जो फासला है वो मुसलसल वक्त के साथ आप देख रहे हैं कि वो कम होता जा रहा है। तो और कुछ लम्हों के बाद यानी कुछ और वक्त गुजरेगा तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये जो ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है असल में आपका सिंपल पेंडुलम, ये असल में डैम्प्ड ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि मेरा माउस का कर्सर उसी जगह पर रुका हुआ है लेकिन ये वापस उसी जगह पर नहीं आ पा रहा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, वो इस वजह से क्योंकि हवा का दबाव एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो गया, कम हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास डैम्पिंग हो रही है वो किस वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन की फोर्स यानी कि हवा के दबाव की वजह से। तो फ्रिक्शन की फोर्स जो कि अभी इस सिनेरियो में हवा का दबाव है वो क्या कर रही है कि ये आपके पेंडुलम को स्लो डाउन कर रही है, जिसकी वजह से आपका ऑब्जेक्ट कुछ खास वक्त गुजरने के बाद क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। यानी कि उसका एम्पलीट्यूड मुसलसल वक्त के साथ कम होता जाएगा और उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कोई बिल्कुल मोशन खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स यानी कि हवा का दबाव क्या कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है। अब डैम्प ऑसिलेशंस को हम एक और सिनेरियो यानी कि मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम में देखते हैं और उसको समझने के लिए हम दोबारा एक एनिमेशन की तरफ चलते हैं। ये एनिमेशन मैंने collegephysics.com की वेबसाइट से ली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक फिक्स पोर्ट है और उसके साथ क्या बांधा हुआ है, स्प्रिंग। और स्प्रिंग की खास बात ये होती है कि वो खिंच भी सकता है और दब भी सकता है। तो आपने क्या किया, उसके साथ एक मैश जोड़ दिया और उसके बाद उसको खींच के छोड़ दिया। तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये इस पॉइंट के इर्द गिर्द अपनी मोशन को मुसलसल क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये बार बार उसी पॉइंट के इर्द गिर्द रिपीट कर रहा है, लेकिन ये वापस जा और आ उसी जगह पर है जहां से आपने उसको छोड़ा था। अगर यहाँ से छोड़ा है तो ये वापस उसी जगह पर आ रहा है, और अगर आपने यहाँ से छोड़ा होगा तो ये वापस उसी जगह पर आएगा। यानी कि ये जो मोशन परफॉर्म कर रहा है ये असल में अनडैम्प्ड है।
यानी कि इसका एम्पलीट्यूड, यानी कि इसकी जो ये वाली मीन पोजीशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सट्रीम पोजीशन का फासला वो वक्त के साथ कंटिन्यूसली कम नहीं हो रहा। अब मैं आगे अगली एनिमेशन की जानिब बढ़ता हूँ और वहां पर हम डैम्प ऑसिलेशंस का ग्राफ देखेंगे कि वो कैसे बनता है। अभी इस एनिमेशन के अंदर आपके पास ये स्प्रिंग एक मैश के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो पोजीशन है ये असल में इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और ये जो ग्राफ प्लॉट होगा वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ होगा। डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर उसने एस और टी से रिप्रेजेंट किया, जबकि टी को टाइम से। टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर होगा क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल एक्सिस पर होगी क्योंकि वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब चूंकि ये आप मीन पोजीशन से छोड़ रहे हैं ना इसको यहाँ पे, ठीक है, तो असल में आपके पास ये ग्राफ फिर मीन पोजीशन से शुरू होगा। और आप ये देखेंगे, जैसे कि अभी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ यहाँ पर, आप ये देख रहे हैं कि जब कंप्रेस हुआ ऊपर तक गया, फिर ये स्ट्रेच हुआ नीचे तक आया और यूं जा रहा है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड अब क्या हो गया, वो कम हो गया। मैं इसको पॉज करता हूँ एक दफ़ा। तो अब आपके पास वही तस्वीर में लेके आ गया हूँ यहाँ पर। अब ये मीन पोजीशन थी, तो ये आपके पास जो ग्राफ है वो मीन पोजीशन से शुरू होगा। तो शुरू में आपने स्प्रिंग को किया, दबाया। जब दबाया तो आप ये देख रहे हैं कि उसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा था, वो बढ़ रहा था, ठीक है, बढ़ता गया और मैक्सिमम जहां तक वो कंप्रेस हो सकता था, जो कि ये लाइन है, वहां तक कंप्रेस हुआ। और उसके बाद आपने छोड़ा जैसे ही, तो अब ये क्या करेगा, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आएगा, यानी कि नीचे की जानिब। तो ग्राफ भी आपका क्या आएगा, नीचे की जानिब। फिर ये इस मीन पोजीशन को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। अब एक तरफ की डिस्प्लेसमेंट आप पॉजिटिव लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ की डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। तो यहाँ पर इस तरफ की डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, जबकि इससे नीचे की जानिब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। तो अब जब आपका ये मैस इस तरफ नीचे आएगा, तो आपका ये ग्राफ इस तरफ से यूं नीचे आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर रुकने के बाद फौरन ये किधर जाएगा, पीछे की तरफ। तो आपके पास असल में ये यूं आगे बढ़ता जाएगा। फिर ये यहाँ पर रुकेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये मूव कर रहा है, तो ये यही चाहेगा कि ये मूव करता रहे, यानी कि अपने इनर्शिया की वजह से ये अपनी मोशन को कंटिन्यू करना चाहेगा। फिर ये दबने की तरफ जाएगा, तो ये यानी कि ऊपर चले जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये इस जगह तक नहीं जाएगा, बल्कि किस जगह तक जाएगा, इस जगह तक, यानी कि इसको अगर मैं कंपैरिजन में करूं तो आपके पास ये वो पॉइंट बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये आएगा यहाँ तक, उसके बाद फिर वापस यूं। तो इसका मतलब है मुसलसल वो अपनी मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, लेकिन एम्पलीट्यूड मुसलसल क्या होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। तो ये जो ऑसिलेशन परफॉर्म हो रही है मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम के अंदर, ये असल में डैम्प ऑसिलेशन है। और ग्राफ के ऊपर एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये जो टाइम के एक्सिस है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लें और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट देख लें, जैसे कि यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। तो आप ये देख रहे हैं ये एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, जबकि ये एम्पलीट्यूड कम है। इसका मतलब है वक्त गुजरने के साथ साथ एम्पलीट्यूड कम हुआ है। अब इसी चीज़ को आप दोबारा इस एनिमेशन पे देखिए और देखते जाइए। अब एम्पलीट्यूड मुसलसल कम होता जा रहा है, जैसे कि देख रहे हैं आप इस तस्वीर में, और कुछ वक्त ऐसा आएगा जिसके बाद ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि हवा का दबाव बहुत ज़्यादा एक्ट कर रहा है। इस वजह से आपके पास ऑसिलेशंस का जो एम्पलीट्यूड है वो वक्तन फवक्तन डिक्रीज होता जा रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब आप देख रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल जो है ना ये रुक गया है, इस वजह से यहाँ पर ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो फिर जो डैम्प ऑसिलेशंस होंगी उनका ग्राफ आपको यूं दिखेगा, जो मैंने आपके सामने एनिमेशन में कंस्ट्रक्ट हुआ। यहाँ से ये और ये मुसलसल डिस्प्लेसमेंट वक्त के साथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो फिर ये जो ग्राफ है ये बन गया डैम्प ऑसिलेशंस का। अब ये सवाल है कि अनडैम्प ऑसिलेशंस का ग्राफ कैसा होगा, तो वो आपको कुछ यूं दिखेगा, यानी कि एम्पलीट्यूड वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें कम नहीं हो रहा, यानी कि किसी भी लम्हे पर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर एम्पलीट्यूड, यानी कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। तो ये तमाम जो पॉइंट्स हैं, अगर आप इसको इस वर्टिकल एक्सिस से ट्रेस करें, यानी कि वर्टिकल लाइन से, तो आप ये देखेंगे सब एक ही जगह पे हैं, जबकि इस सिनेरियो में ऐसा नहीं है। तो ये अनडैम्प ऑसिलेशंस है, जबकि ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस है। अब एक और चीज़ जो बताना ज़रूरी है वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ऑसिलेशन ज़्यादा डैम्प है या कोई कम। तो वो हम ग्राफ देख के बता सकते हैं। कैसे, ज़रा मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आपके पास ये दो डैम्प ऑसिलेशंस के ग्राफ हैं, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि ये जो पहला ग्राफ है ये ज़्यादा वक्त ले रहा है ताकि उसका एम्पलीट्यूड कम टाइम के साथ कम हो सके, जबकि ये आपके पास जो सेकंड ग्राफ है इसके अंदर आपके पास जो एम्पलीट्यूड है वो थोड़े ही वक्त में बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो
इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपके पास डैम्पिंग क्या है, ज़्यादा है, यानी कि जो फ्रिक्शन की फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से लार्जर द रेजिस्टिव फोर्स, यानी जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन की फोर्स होगी, यानी कि हवा का दबाव होगा, उतनी डैम्पिंग ज़्यादा होगी। इसका मतलब होगा एम्पलीट्यूड वक्त के साथ उतना तेज़ी के साथ कम होगा। जबकि ये जो ऊपर वाला ग्राफ है, इसमें आपके पास हवा का दबाव कम है, जिसकी वजह से डैम्पिंग तो है लेकिन वो कम है। इस वजह से आपके पास ज़्यादा वक्त लग रहा है कि आपका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाए। तो आज हमने क्या सीखा कि हमने डैम्प ऑसिलेशंस के बारे में स्टडी किया।